नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज का जो वीडियो होने जा रहा है इसके अंदर आपको बताना चाहूँगा, उससे पहले वीडियो शुरुआत करने से पहले, कि हम यहाँ पे NCERT से रिलेटेड आपको तैयारी करवाते हैं। NCERT के जो चैप्टर हैं वो आपको सही तरीके से, और आप कहीं पे भी जैसे जा रहे हों तो आप वहाँ से ऑडियो के रूप में इसे सुन सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। आप चाहे क्लास 9th यानी कि क्लास स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC की कर रहे हो, UPSC की कर रहे हो, RAS की कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको ये बहुत सहायता देने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें आपको यहाँ पे शो कर रहा है चुनाव अभियान। लेकिन मैं चुनाव अभियान इस चैप्टर से पहले मैं चुनावी जो हमारा चैप्टर है तीसरा, ये थर्ड चैप्टर है कक्षा 9 का, तो उसके अंदर हमने 2 पार्ट पहले कवर कर लिए हैं और ये तीसरा पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर और कोशिश करेंगे इस पार्ट में या अगले एक और पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें आपको आसानी से इस पूरे चैप्टर को समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलते हैं चुनाव अभियान, इसी के रिगार्डिंग हम आगे बात करते हैं। चुनाव अभियान, चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों की अपनी पसंद के प्रतिनिधियों और सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना होता है। चुनाव का मतलब मेन होता है कि जिसका व्यक्ति चुनाव करेंगे तो वो उसकी इच्छा के अनुसार और वो उसका पसंदीदा नेता होगा, ठीक है। इसलिए कौन से प्रतिनिधि बेहतर है, कौन सी पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति से कौन सी है, इसके बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चाएं भी बहुत जरूरी है और चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। जैसे आप देखते होंगे कि आप MLA का चुनाव करते हैं आपके एरिया के अंदर, या फिर आप चुनाव करते हैं, आपका जो सरपंच रहता है, तो वहाँ पे आपको एक डायरेक्टली आपको संकेत मिल जाता है कि आप जिसे चुन रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं, और यदि आपको लगता है कि वो सही है तो आप उसी को वोट करते हैं और आप उसे चुन पाते हैं, ठीक है। आगे करते हैं कि हमारे देश में, यहाँ पे थोड़ी अंडरलाइन पहले पड़ी हुई थी इसलिए हो गया, हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय के चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है, और इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। इसी अवधि में अखबार व टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें व बहसें भी होती है। असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता, राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। आप आसानी से समझ पाएंगे, आपके एरिया के अंदर भी जब कोई भी चुनाव होते रहते हैं तो उसमें आपको पहले जानकारी मिल जाती है कि कौन चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो पहले कई दिनों से पहले ही वो चुनाव के लिए तैयारी करते हैं और वो कोशिश करते हैं उसमें अपनी जो पहुंच है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, उनसे बात करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, सभाएं लगाते हैं, रैलियां करते हैं, जिससे कि लोगों में उनके प्रति अट्रैक्शन बढ़े और लोग उनकी तरफ आएं और उनकी पार्टियों में शामिल हो, और उसके बाद में वो उनको वोट करें और उन्हें विजेता बनाएं। तो ये तैयारियां वैसे जो चुनाव और उनके बीच में चुनाव और जैसे मतदान दिन रहता है, जिस दिन मतदान होता है उस दिन से 2 हफ्ते पहले जब लिस्ट निकलती है तो उन ऐसे 2 महीने का टाइम दिया जाता है, लेकिन इससे पहले से ही शुरू हो जाते हैं। तो अब आगे हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें है कि चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती हैं। आप देखते होंगे कि कोई भी सरकार रहती है तो वो बड़े बड़े वादे और कई ऐसे, जैसे पिछले साल पिछले चुनाव में कौन सी, अभी वर्तमान में सत्ता में कौन सी पार्टी है, तो क्या करेगी, उनके द्वारा जो भी यदि उन्होंने कुछ वादे किए हैं और वो पूरे नहीं कर पाई है या कुछ घोषणाएं की है वो नहीं कर पाई है, तो ये क्या करती है, कई घोषणाएं करती है कि हम ऐसे करेंगे, हम ये वादे पूरे करेंगे, तो वो बड़े बड़े मुद्दे लेती है और वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती है और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती है। आइए विभिन्न चुनाव में दलों पर उठाए गए सवाल होते हैं उन पर हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये आपको पूछ सकते हैं कहीं पे भी, ऑप्शनल जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहते हैं उनमें, कि 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की पार्टी यानी कि जो कांग्रेस पार्टी उसने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ।
तो ये आप याद करें। पार्टी ने वायदा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी, जो आज तक नहीं हटी है किसी से भी। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। लो जी, ये 1971 के अंदर जो कांग्रेस वो गरीबी हटाओ का नारा देती है, और 1977 में जो जयप्रकाश नारायण जी यानी कि जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, तो ये लोकतंत्र बचाओ का नारा देती है। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादती को समाप्त करने और नागरिकों के आज़ादी को बहाल करने का वादा किया। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारे दिया, जमीन जोतने वालों का नारा दिया। ये नारे चलते रहते हैं, ये अलग अलग पार्टियां आती है, जैसे जैसे नई पार्टी आती है तो वो अपने अपने नारे देती रहती है। इसी के अंदर जो आगे आता है 1983 के अंदर 1983 के अंदर आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुआ। उसमें तेलुगु देशम पार्टी के नेता थे एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। देखिए 4 नारे आपको यहाँ पे मिल गए। एक गरीबी हटाओ का नारा आपको मिल गया कांग्रेस, लोकतंत्र बचाओ बीजेपी, और जमीन जोतने वाले को ये पश्चिम बंगाल का वामपंथी दल ने दिया। और फिर आता तेलुगु स्वाभिमान, ये आपके तेलुगु देशम पार्टी दी थी। अब आगे इसी में छोटी सी चर्चा आगे और कर लेते हैं कि जो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना चाहिए, देना ही सबसे अच्छा रहता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, ये कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है चुनाव के कानून के अनुसार कोई भी। अब इसमें आप यहाँ पे कार्टून बना सकते हैं, आपके जो चुनाव होते हैं उनके अंदर बहुत ही अच्छा यहाँ पे जगह दी हुई है, आप अपने भी उनके अंदर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, उससे क्या होता है आपको बेहतर तरीके से समझ में आता है। चलिए आगे हम इसी के अंदर आगे जो चैप्टर हैं उसे आगे करते हैं कि हमने चुनाव अभियान के रिगार्डिंग कि इसके अनुसार चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। उम्मीदवार और पार्टी क्या नहीं कर सकती है, जो वादे करती है वो काम कभी नहीं कर सकती है। और अब क्या नहीं कर सकती है उन पर थोड़ी सी हम गौर कर लेते हैं, ठीक है। तो मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना ये वो नहीं कर सकते, लेकिन आजकल ये आम बात है। उनसे जातीय धर्म के नाम पर वोट मांगना ये भी आप देखते हैं। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख के विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना। एक निर्वाचन लोकसभा के अंदर 25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए, लेकिन उससे आप देखते हैं क्या क्या रहता है। यानी कि जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं इनमें एक का भी आज कभी भी इनका पालन नहीं होता है। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित कर दिया जाता है। ये गलत यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन आज इनका पालन नहीं हो रहा है। ये बहुत ही एक दुर्भाग्यवश ये की बात है कि इन प्रकार के जो भी मुद्दे रहते हैं उनमें आज किसी का भी चुनाव रद्द नहीं करते हैं। इन चुनावों के अलावा हमारे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया गया है और इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को ये सब करने का मनाही है। अब क्या क्या मनाही है, जैसे चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग करते हैं, आजकल आप तो देखते हैं भंडारे लगा देते हैं, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग कर देखते हैं आप। कभी भी यदि वो कहीं पे जाते हैं, चुनाव रैलियां रहती है तो उनमें सरकारी साधनों का ये यूज आज भी होता है, बहुत जगह देखने को मिलता है। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों की जनसुविधा वायदे नहीं कर सकता है। कभी कभी भी चुनाव की घोषणा के बाद में कोई भी मंत्री है वो कोई भी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकता है। अब इसी में छोटी सी आगे बात कर लेते हैं कि मतदान और मतगणना। मतदान और मतगणना, इसमें आप यहाँ पे छोटी सी का आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लाइन आपको बता देता हूँ। चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना और इस दिन को आम तौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। इस दिन को क्या कहते हैं, आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं कि भाई आज चुनाव हो रहे हैं।
चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है और अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना रहता है। जहाँ पर क्या होता है, जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। या आप भी यदि वयस्क हो गए, आप 18 साल के हुए हैं, तो आपको भी ये इस प्रकार का देखने को मिला होगा। ये आपके परिवार में से आपके कोई भी सगे संबंधी हैं वो वोट देते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाजत होती है, जिससे वे देख सकते हैं कि चुनाव सही ढंग से हो रहा है या नहीं। ये आपको देखने को मिलता होगा कि चुनाव सही ढंग से हो रहा है या नहीं। वहाँ पे एजेंट भी बैठे रहते हैं। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार और चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे। अब मतदान केंद्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाना है, जिसके ऊपर उम्मीदवारों का क्या रहता है, उनके नाम और चुनाव चिन्ह बने रहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें छोटी सी हम जो चर्चा करते हैं कि यहाँ पे आपको एक क्या शो कर रहा है। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखा हुआ शो कर रहा होगा, तो इस चार्ट के बारे में हम छोटी सी चर्चा आज करने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? क्या हमारे देश में चुनाव इस प्रकार से महंगे हैं? तो इनमें भारत में चुनाव करवाने पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च होती है। जैसे 2014 में लोकसभा चुनाव पर ही सरकार ने करीब 3050 करोड़ खर्च किए थे। हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 रुपये के करीब खर्चा हुआ। पार्टियों और उम्मीदवारों ने चुनाव में सरकार से भी ज़्यादा खर्च किए। मोटे अनुमान के अनुसार सरकार, पार्टियों और उम्मीदवारों का कुल खर्च करीब 30,000 करोड़ का हुआ होगा, अर्थात प्रति मतदाता 500 रुपये। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता है पर खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है और मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता है। आइए इन सभी के बारे में छोटी सी चर्चा करते हैं कि सन 2005 में चुनाव हुआ, इसमें सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया। 2005 के चुनाव में प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत थी 3000 करोड़। दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ, अनुमानित लागत थी 20,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुए। तो क्या चुनाव को महंगा माना जा सकता है? इन पर अपनी राय आप बना सकते हैं अपनी जो क्लास है उसके अंदर। तो दोस्तों आगे चलते हैं, छोटी सी चर्चा आगे और कर लेते हैं इसी अध्याय के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको फिर वहीं से एक और आपको चार्ट यहाँ पे शो करता है। तो इसके अंदर आप इसको वैसे देख सकते हैं, वैसे आप देख लीजिए वीडियो थोड़ा रोक के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से लोग थे। ये था गुलबर्गा जो आपको बताया था मैंने। तो इसी में आगे हम इसको तो बाद में पढ़ेंगे, ये चार्ट आपके कोई काम का है नहीं वैसे, और आप ये चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम हमारी जो मेन मुख्य बात है उन पर आते हैं कि चुनाव बने रहते हैं और वहाँ पे जो वोटिंग मशीन होती है वहीं पे उनके नाम या चुनाव चिन्ह बने होते हैं। वहाँ पर क्या रहते हैं, निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं और मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे उन्हें बटन को एक बार दबा भर देना होता है, यानी कि एक बार दबा देना होता है। और मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील करके एक सुरक्षित जगह पर दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर चुनावी क्षेत्र में सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहाँ सभी दलों के एजेंट होते हैं और जिनसे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनावी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया जाता है और आम चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनलों, रेडियो, अखबारों की बहुत बड़ा अवसर होता है कि वे इसकी खबर पूरे विस्तार से दें। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनेगा। अब इसमें छोटी सी आगे देखते हैं कि इनमें क्या रहता है, कि इनमें कौन सा काम रहता है जो चुनाव आदर्श
संहिता का, चुनाव संहिता का उल्लंघन है या नहीं। आप बताएंगे। मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना। यहाँ पे देखिए, मतदान की तारीख से पहले एक उम्मीदवार ने वादा किया कि चुने जाने पर वह निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलगाड़ी चलवाएगा। एक उम्मीदवार ने के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को एक मंदिर में ले जाकर उनसे उम्मीदवार को वोट देने की शपथ दिलाना। किसी मंदिर के समर्थकों द्वारा झुग्गी बस्ती में वोट के वादे लेकर कंबल बांटना। ये देखिए, ये नहीं करना चाहिए। एक ये कि वहाँ पे शपथ नहीं दिलाना चाहिए, वैसे ये वादे वो करते हैं, नहीं करना चाहिए वैसे, और इनमें आप देख सकते हैं। अब आइए हम जो आगे बात करेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने आ रहा है। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? भारत में लोकतांत्रिक चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, ये हमारा जो टॉपिक है वो होने जा रहा है। हम चुनाव में गड़बड़ियां व धांधलियों के बारे में पढ़ते हैं। अखबार व टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियां चर्चा में रहती है और आरोप लगाए जाते हैं कि अधिकांश खबरों में कुछ कई तरह की गड़बड़ियां की सूचना, जैसे कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों व बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च, मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना, ये सभी आज का एक आम तौर हो चुका है। फिर भी पूरी हमारी जो सरकार है, हमारी जो उच्च अधिकारी रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इस प्रकार की समस्याएं ना हो, लेकिन फिर भी आज देखने को मिलती है। आगे हम चर्चा करते हैं इसी के अंदर। इनमें से अधिकतर क्या रहती है, खबरें सही होती है, किस प्रकार का होता है, और ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी चैनल देखते हुए हम सुन सकते हैं, हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से गड़बड़ियां इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई पार्टी बिना जनसम्मत के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इन सवालों पर हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे शो कर रहा है स्वतंत्र चुनाव आयोग। स्वतंत्र चुनाव आयोग होते हैं, चुनाव निष्पक्ष हुए या नहीं इसकी जांच एक सरल तरीका होता है। इसका क्या रहता है, एक सरल सा तरीका आपको मिल जाता है। अब वो तरीका क्या है कि है या नहीं, तो इसे जांचने का एक सरल तरीका यह है कि देखना कि उनका संचालन कौन करता है और क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं, या फिर सरकार या शासक उन पार्टी पर दबाव या प्रभावी बनाती है। क्या उनके पास स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने की शक्ति है या नहीं। तो इस प्रकार के आप देख सकते हैं, है या नहीं, क्या वे इन शक्तियों को वास्तविक प्रयोग करते हैं। ये सवाल आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आगे इसी में हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जो निर्वाचन आयुक्त रहते हैं, मुख्य निर्वाचन, उनके राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, और एक बार नियुक्त हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते। पाना भी असंभव है, लगभग असंभव सी बात है। देखिए, आगे बढ़ते हैं कि दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। जैसे अभी इन अधिकारों में से हम कुछ अधिकारों की बात कर लेते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है, और यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को पार्टियों को सजा भी देता है। कि चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग रोकना व अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। कभी कभी क्या रहता है कि कोई जो पार्टी है वो सत्ता में यानी कि आने की कोशिश करती है, तो वो क्या करती है कि वहां पे जो चुनाव रहते हैं,
जो अधिकारी रहते हैं उनका तबादला करवा देते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है, और फिर वो अपने जो आदमी रहते हैं उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, ये भी हो जाता है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है। अब किस प्रकार से शुरू किया है उसके लिए हम थोड़ी सी आगे जानकारी यहीं पे हम प्राप्त करेंगे कि शुरू किया गया, साथ ही उनमें से अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। और अब यह आम बात हो गई कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाएं। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों या चुनाव क्षेत्र में मतदान सही ढंग से नहीं हो रहा है तो वो फिर से मतदान का आदेश देते हैं। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें चुनाव निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो ऐसा संभव नहीं होता। तो इसमें जो चुनाव आयोग रहता है इसमें किसी का कुछ नहीं चलता है। इसमें जो चुनाव आयोग रहता है ये अलग ही रहता है, ये किसी का नहीं सुनता है। इसको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो ये चुनाव वापस भी करवा देते हैं, इतना शक्तिशाली रहता है। छोटी सी जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप भी इसे आसानी से समझ पाएंगे। आपको यहाँ पे कुछ डिब्बों के अंदर आपको दिख रहे हैं, अभी इनको अच्छे से समझिएगा। चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की। इन्हीं के अंदर उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा। बिहार के चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य रहा। चुनाव आयोग को हरियाणा के नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति स्वीकार हुई। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च पर नकेल कसी। चुनाव आयोग ने 398 मतदान केंद्रों पर फिर से वोट डालने के आदेश दिए। चुनाव आयोग का एक और गुजरात का दौरा, चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर का अधिकार हो चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के चुनाव सुधार संबंधी सुझाव नकारे। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं। अब ये सुर्खियां हैं चुनाव के गुप्त खर्च पर चुनाव आयोग की नजर। ये सभी है, ये एक चुनाव आयोग के संबंध में यहाँ पे जानकारी दी हुई है, तो आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से हैं और क्या कार्य इनके रहते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसी के संबंध में छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि आज का जो वीडियो है इसे हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगला जो क्योंकि अभी इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो आगे हम एक छोटा सा वीडियो और लेके आएंगे। उसमें हम आगे चुनाव में लोगों की भागीदारी और इनके संबंध में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप रेगुलर इन वीडियो को अटेंड कीजिए, या कभी भी आप कहीं पे भी जाते रहते हैं तो आप आराम से ईयरफोन लगा के अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे आपकी एक किताब की तरह आप इसे पढ़ भी सकते हैं रोक के, क्योंकि आपकी किताब और आपका वीडियो और आपके सामने पढ़ा भी रहा हूँ और साथ में आपको समझा भी रहा है। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।